अब भाजपा का सत्ता में आने से हमारे अच्छे दिन शुरू हुए, ऐसा नहीं है, उल्टा है। मेरे 75 पूरे हो गए तो मैंने कार्यकर्ताओं को कहा कि हो गया भाई, अब तो आपको क्या हो गया है, घूम तो रहे आप, काम करो। तो मैं रुक गया। यह खुद पर पद छोड़ने के लिए तैयार रहने की बात है या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक इशारों इशारों में पहुंचने वाली मन की बात? यह तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ही जाने, लेकिन पद छोड़ने के लिए तैयार रहने की बात कहकर परोक्ष रूप से ही सही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भविष्य के लिए यह संकेत तो दे ही दिया है कि जब परिस्थितियां ऐसी बन जाएं कि तमाम उंगलियां आप पर उठने लगें और सीना तानकर जवाब देते ना बने, तो हर चीज के लिए तैयार रहना चाहिए, इस्तीफे के लिए भी। अपने अनुभव और बयानबाजी में परिपक्वता के आधार पर संघ प्रमुख ने बड़े नपे तुले शब्दों में कह डाला कि भाजपा के अच्छे दिन आरएसएस की वजह से हैं, किसी और रास्ते से ये अच्छे दिन नहीं आए हैं। अब भाजपा का सत्ता में आने से हमारे अच्छे दिन शुरू हुए, ऐसा नहीं है, उल्टा है। हम तो किसी के लिए नहीं करते, नीतियों के लिए करते हैं। तो इसलिए जब हमारा काम बढ़ा तो उस नीति का पुरस्कार करने वालों का लाभ हुआ, उनके अच्छे दिन आ गए। हमारे अच्छे दिन तो हमारे परिश्रम के कारण आए। पहली बार संघ प्रमुख ने आरएसएस शताब्दी समारोह के उपलक्ष्य में आयोजित एक कार्यक्रम में जनता के सामने ये बातें रखी हैं। अभी तक भाजपा के तमाम बयानों के बावजूद वह चुप रहा करते थे। भाजपा के लोग लोकसभा में बढ़ी अपनी सीटों का श्रेय पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को देते आए हैं। आरएसएस प्रमुख ने लोगों के सामने अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि आमतौर पर कहा जाता है कि 75 वर्ष की आयु के बाद किसी को कोई पद धारण किए बिना काम करना चाहिए। मैंने 75 वर्ष पूरे कर लिए हैं, मगर संगठन ने मुझसे काम जारी रखने को कहा है, इसलिए मैं काम कर रहा हूं। जिस दिन क्षेत्रीय और मंडल प्रमुख मुझसे कह देंगे कि आप 75 के हो गए हैं और पद छोड़ दीजिए, तो मैं उसी दिन इस्तीफा दे दूंगा। मेरे 75 पूरे हो गए तो मैंने कार्यकर्ताओं को कहा कि हो गया भाई, अब तो आपको क्या हो गया है, घूम तो रहे आप, काम करो। और तो मैं रुक गया हूं। मैं यहां रहूं ये मेरी इच्छा नहीं है, कार्यकर्ता की रहती नहीं है। मैं यहां न रहूं ये भी मेरा ऑप्शन नहीं है, संघ का ऑप्शन है। तो संघ जब कहेगा तब दायित्व से निवृत्ति, कार्य से निवृत्ति नहीं। दायित्व से निवृत्त होने के बाद भी संघ का काम तो मित्रता जोड़ना, अपने उदाहरण से सिखाना होने के कारण जीवन भर काम चलते रहता है। सक्रियता भी, शरीर की सक्रियता तब तक बनी रहती है। और निवृत्ति की कोई निश्चित पद्धति नहीं है। निवृत्त में जब कोई व्यक्ति कहता है कि मुझे होना है, तो क्या कारण है वगैरह देखकर जितना हो सकता है आखिरी बूंद चूस लेने तक उसको हम निवृत्त नहीं होने देते, ऐसा है। और निवृत्त करना पड़े किसी को, ऐसा समय अभी तक आया नहीं। हो न आए ऐसी इच्छा है। आप याद कीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के संस्थापकों में से प्रमुख रहे वरिष्ठतम नेता लाल कृष्ण आडवाणी समेत तमाम उन लोगों को मार्गदर्शक मंडल में रखा गया है जिनकी उम्र 75 साल पूरी हो चुकी है। अब तक इस मार्गदर्शक मंडल ने भाजपा नेतृत्व, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के लिए कितने बिंदुओं पर गाइडलाइंस जारी की है और उन पर कितना अमल किया गया है, कभी कुछ अंदर से बाहर न आने के कारण भाजपा नेतृत्व से बेहतर इस मामले में और कौन बता सकता है। लेकिन कम से कम हर पढ़ा लिखा और जागरूक नागरिक ये जानता है कि मार्गदर्शक मंडल में रखने का मतलब है हाशिए पर डाल देना।
जिस पर एक शब्द भी नहीं लिखा जाता है और ना हाशिए के कोई मायने ही होते हैं। मुझे नहीं पता कि आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विचारों और कृत्यों के समर्थक हैं या उनके विरोधी। मुझे यह भी नहीं पता कि हमारे दर्शकों में से कितने लोग उनके अंध भक्त हैं या जबरदस्त विरोधी। लेकिन यह जरूर है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद से खास तौर पर रूस और ईरान से तेल ना खरीदने की एक तरह की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकी और सबसे खास तो भारतीय कृषि उत्पादों को लेकर निकट भविष्य में भारतीय किसानों के उत्पादों के घटने वाले मूल्यों की आशंकाओं को लेकर आने वाली तबाही वाली अमेरिकी ट्रेड डील के मामले को लेकर स्थितियां स्पष्ट ना होने के कारण जिस तरह से भारतीय प्रधानमंत्री बुद्धिजीवियों, अर्थशास्त्रियों, राजनीतिक विश्लेषकों और संसद में उठते हुए सवालों से घिर गए हैं, यह खुद उनके स्तर पर भी चिंताजनक जरूर होगा। और पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के माथे पर संसद में लकीरें दिखती हैं। खबरें तो यहां तक भी हैं कि विपक्षी सांसद कहीं कुछ उन पर कर न बैठे, इस वजह से भी वह संसद में नहीं आ रहे हैं। जरा सोचिए, वह 146 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री हैं, संसद के नेता हैं, 56 इंच का उनका सीना है, तो फिर विपक्षी सांसदों के डर से वह सदन में नहीं आ रहे हैं, यह बात समझ से परे हो जाती है। उनकी सुरक्षा को लेकर बाहर इतनी फौज फाटा है और अंदर उससे भी अधिक सुरक्षा, फिर प्रधानमंत्री जी को किसका डर है? यह विषय तो बेहद गंभीर बन जाता है। हाँ, विदेश नीति के तहत यह जरूरी नहीं है कि उन बातों का भी जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दें जिनसे राष्ट्रीय हित या किन्हीं दो देशों के संबंधों में दरार आ सकती है। लेकिन यहां तो देश बस आपसे इतना ही जानना चाहता है, माननीय नरेंद्र मोदी जी, कि यदि भारत और अमेरिकी डील में पारदर्शिता है और सब कुछ ठीक ठाक है, हमारे हित सुरक्षित हैं और कहीं कोई बात छिपाई नहीं जा रही है, तो उतना कुछ तो सामने लाइए जिससे आपके और विपक्ष के बीच और यहां तक कि आपके और बुद्धिजीवियों के बीच बढ़ती विश्वसनीयता की खाई कम से कम अब और न बढ़ने पाए। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल को ही पूरी सरकार आगे किए हुए और उनमें वह बात है ही नहीं जो लोगों के दिल तक पहुंच सके। मैंने एक गंभीर विषय की ओर तो नहीं आपका ध्यान आकृष्ट कर दिया? यदि ऐसा है तो इस मुद्दे पर आगे बात फिर कभी होगी। आरएसएस मुद्दे पर लौटे तो ब्राह्मण यहां भी आधम का। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत बताते हैं कि जब आरएसएस की स्थापना हुई थी तब इसका काम ब्राह्मण बहुल समुदाय में शुरू हुआ था। यही कारण था कि इसके अधिकांश संस्थापक ब्राह्मण थे। हो सकता है ये बात आप जानते हो, लेकिन मैं तो नहीं जानता था। मैं तो हिंदुओं की एकजुटता के लिए आरएसएस को जानता था। चलो इसी बहाने चीजें तो स्पष्ट हो गईं। तो क्या आरएसएस द्वारा ब्राह्मण समुदाय में पहले लाठियां बांटी गईं और सूर्य नमस्कार करना उन्हें ही सिखाया गया? खैर छोड़िए, इन बातों को 100 साल गुजर गए हैं और तब से गंगा यमुना में बहुत पानी बह चुका है। भागवत जी ने कह दिया है, ब्राह्मण होना संघ प्रमुख बनने की कोई योग्यता नहीं है और अनुसूचित जाति या जनजाति से भी अगर कोई है तो संघ प्रमुख बनने में यह आड़े नहीं आएगा, बशर्ते कि आपका काम संघ प्रमुख बनने के लायक होना चाहिए। संघ का सरसंघ चालक कौन बने? तो कोई ब्राह्मण संघ का सरसंघ चालक नहीं बन सकता, कोई क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं बन सकता, जो हिंदू है वही बनेगा। सरसंघ चालक वो SC ST है तो भी बन सकता है और कुछ है तो भी बन सकता है। ये देख के हमारे यहाँ कार्यकर्ता नियुक्त नहीं होते, क्योंकि हमारे यहाँ इतना प्रोपोर्शनल ऐसा नहीं है। जो काम करेगा वो होगा। अच्छा, अब आज घूसखोर पंडित की बात नहीं करेंगे।